दोस्तों, आज हम आपको क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या में अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के बारे में बताएंगे। तो चलिए हम इस जो यहाँ पर छोड़ी लिखा गया है उसको हम पढ़ते हैं एक बार। भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के घातों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। इस कथन को अंकगणित का आधारभूत प्रमेय कहते हैं। तो इसका एक बार समझते हैं कि क्या क्या है। जो भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या तो आप सभी जानते हैं, वो संख्या होती है जो एक और स्वयं को छोड़कर अन्य संख्या से विभाजित होता है। उसको हम क्या कर सकते हैं, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के घात के रूप में उसको लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक बार लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर 9 है तो 9 को हम 3 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, या इसको 1 इंटू 3 का स्क्वायर, ये इस घात के रूप में हमने इसको लिख दिया। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। यहाँ पर जो अगला पॉइंट है, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के अनुसार जो कहा गया है उसको हम एक बार देखते हैं। यहाँ पर ये क्या कहा गया है। तो प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। तो चलिए इसे हम समझने का प्रयास करते हैं। इसमें अंकगणित आधारभूत प्रमेय के अनुसार जो कहा गया है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है और यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर हमने 12 लिया, 12 को हमने 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 लिखा है, या इसका अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसको लिख दिया। अब यहाँ पर 1 इंटू 2 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर 2 जो 2 बार आया है इंटू 3, इसको हमने इसका अभाज्य गुणनखंड के अद्वितीय क्रम में लिखा, क्योंकि यहाँ पर 1 सिर्फ हमको एक ही बार दिख रहा है। 2 यहाँ पर जो इसका यहाँ पर इस अभाज्य गुणन क्रम में एक ही बार है, और 3 जो है वो एक ही बार क्रम में यहाँ पर आया हुआ है। तो आप इसे समझ चुके हैं। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम बढ़ते हैं एक बार। तो यहाँ पर जो है हम दिया गया है अंकगणित के आधारभूत प्रमेय द्वारा एलसीएम एवं एचसीएफ ज्ञात करना। तो सीखते हैं कि हम अंकगणित आधारभूत प्रमेय द्वारा एलसीएम और एचसीएफ कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए हम एक एग्जांपल से इसे समझते हैं कि कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो हमने एक एग्जांपल लेते हैं। हम यहाँ पर हमने 12 लिया है और एक हमने यहाँ पर 16 लिया है। तो अभी दोनों में से हम कैसे एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। यहाँ पर एलसीएम लिख लेते हैं और हमको निकालना है एचसीएफ। तो पहले हम इस 12 जो है इसका हम अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर लिखेंगे 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, और यहाँ पर 16 जो है इसका हम लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम जब हम निकालेंगे तो हम इसमें कॉमन देखेंगे कि कौन सा कॉमन है। तो पहले हम यहाँ पर देखते हैं, हमारा एक 1 तो कॉमन रहता ही है, यहाँ पर 1 2 यहाँ इसमें कॉमन है, यहाँ पर भी 2 कॉमन है और सब कॉमन नहीं है। तो हम पहले क्या करेंगे, जो हमारा कॉमन टर्म है एलसीएम पहले यहाँ पर लिख लेते हैं। जो हमारा कॉमन है, एक 2 इसमें कॉमन है, इसमें भी है, इसमें 2 इसमें भी है। अब एलसीएम हम क्या करते हैं, जो हमारा रेस्ट टर्म बच जाता है उस सभी को भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर 3 बच गया है, 3 इंटू यहाँ पर 2 इंटू 2 2 इंटू 2 यहाँ पर है। तो इस सब को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख देंगे। 2 इंटू 2 4 इंटू 3 12 इंटू 2 24 इंटू 2 48 हमारा यहाँ पर एलसीएम आ गया। अब जब हम एचसीएफ यहाँ पर निकालेंगे तो एचसीएफ निकालने के लिए इसमें जो कॉमन टर्म होता है उसी को हम सिर्फ लेते हैं, जो हमारा कॉमन नहीं उसको हम नहीं लेते हैं। यहाँ पर कॉमन हमारा 1 2 है और एक कॉमन हमारा फिर 1 2 है। इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 4, हमारा यहाँ पर जो कॉमन टर्म 4 आया है ये इसका एचसीएफ हो गया। तो चलिए हम अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा है एलसीएम एवं एचसीएफ ज्ञात करने का सूत्र क्या हो सकता है। जो हमने प्रोसेस तो देख लिया है कि अंकगणित आधारभूत प्रमेय से कैसे ज्ञात कर सकते हैं। अब हम सूत्र भी देख लेते हैं। जो सूत्र अगर आपको याद रहेगा तो आप सवाल को बहुत जल्दी बना सकते हैं। तो सूत्र है, हम लेते हैं यदि हमारे पास दो संख्या, यदि दो संख्या ए और बी हैं तो एलसीएम ए और बी का जब एलसीएम अगर हमको निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, इस ए और बी का गुणनफल करेंगे अपॉन ए और बी का हम क्या करेंगे यहाँ पर एचसीएफ ए और बी का एचसीएफ निकालेंगे तो हमारे यहाँ पर एलसीएम बन करके आ जाएगा। जब हमको एचसीएफ निकालना होगा ए और बी का
तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, ए और बी का गुणनफल करेंगे और एलसीएम, ए और बी का एलसीएम निकालेंगे, जिससे हमारा एलसीएम बन जाएगा। तो एचसीएफ जब हम निकालेंगे ए और बी का, तो क्या करेंगे, ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब गुना करेंगे, और उससे जो ए और बी का एलसीएम दिया रहेगा उससे हम उसमें भाग दे देंगे, तो हमारा एचसीएफ निकल जाएगा। तो चलिए, हमने जो भी सूत्र पढ़ा है एलसीएम और एचसीएफ का, उस पर हम एक क्वेश्चन बनाएंगे, जिससे आपको उसकी बेहतर समझ हो जाएगी। ये क्वेश्चन हमने एनसीईआरटी से लिया है, और यहाँ पर एचसीएफ जो है, इस क्वेश्चन में एचसीएफ यहाँ पर जो 306 और 657 का जो यहाँ पर दिया गया वो 9 है, और एलसीएम जो है यहाँ पर वो हमको निकालना है 306 और 657 का। यह कितना होगा हम निकालेंगे। यहाँ पर हम सूत्र का प्रयोग करेंगे, जो यहाँ पर एचसीएफ इज इक्वल टू होता है, दो सूत्र हमने यहाँ पर ए इंटू बी अपॉन एलसीएफ ऑफ ए बी और ए कॉमा बी, यहाँ इसका एलसीएम हमको निकालना है। एलसीएम तो आपको इक्वेशन सॉल्व करना आता है, तो इसको हम इस साइड भेज देंगे। तो यहाँ पर ए और बी का जो यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम इज इक्वल टू हो जाएगा ए क्रॉस बी, ए गुने बी अपॉन ए और बी का एचसीएफ। तो यहाँ पर ए इज इक्वल टू हम 306 ले लेते हैं, और यहाँ पर हम एलसीएम निकालेंगे ए कॉमा बी। यहाँ पर ए बराबर 306 और बी बराबर जो 657 है। तो चलिए हम इसको एक बनाते हैं। ए की जगह पर 306 लिखेंगे, इंटू बी की जगह पर 657 लिखेंगे, अपॉन इसका जो एचसीएफ दिया गया वो 9, वहाँ पे हम 9 लिख लेते हैं। अब इसको हम जो कटने वाला होगा उसको हम काट सकते हैं। तो यहाँ पर जो 9 से जो है 3 से काट सकते हैं 3, और इसका जो 3 से जो काटने का जो नियम है वो अंकों को हम पहले जोड़ेंगे। अगर उसका जोड़ अगर 3 से काटता है तो वो 3 से कट सकता है। तो यहाँ पर 6 3 9 ये कट सकता है 3 से इसको हम क्रॉस करेंगे, तो ये हमारा आएगा यहाँ पर 102। तो हमारा अभी हम 102 इंटू 657 अपॉन 3, इस ये फिर 3 से कट सकता है, तो इसको हम लिखेंगे 3 होगा, और यहाँ पर 4 होगा। तो अब इस यहाँ पर जो एलसीएम हमारा आ गया है ए कॉमा बी, यहाँ पर 306 और 657 का एलसीएम जो यहाँ पर है वो 34 इंटू 657 आया है। इसको हम यहाँ पर 306 और 657 का एलसीएम जो है वो हमारा 22,338 आया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिए।